Hello everyone. Welcome to the fifth lecture on kinetic theory of gases and radiation. In last lecture, that is in fourth lecture, we have seen Dalton's law of partial pressure. Then we have also derived Boyle's law based upon kinetic theory of gases, जहाँ पर हमने प्रेशर के इक्वेशन का यूज करके Boyle's law को डिराइव किया था. Then we have seen kinetic energy of a gas. उसमें भी हमने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, पर मोल, देन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वगैरह, वो सारे कॉन्सेप्ट डील किए थे. एंड देन वी हैव ऑल्सो सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज एंड फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम सीईटी एज वेल. ये जो हमारा पर्टिकुलर लेक्चर है, इन दिस लेक्चर टुडे वी विल बी फोकसिंग अपॉन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. इसमें से ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर बट ऑल्सो इन नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इन थर्मोडायनेमिक्स एज वेल. सो जितना हो सके उतना फोकस के साथ इस लेक्चर को पढ़िए. चाहे तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, आपको अपनी खुद की नोट्स भी बनानी है सो दैट द कॉन्सेप्ट विल रिमेन क्लियर टू यू. चलेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट डज दैट डेफिनेशन एग्जैक्टली मीन. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जिसको हम सफिक्स एक लेटर एफ से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू गिव स्पेसिफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल so that its position and orientation is clearly specified. Or degrees of freedom is the total number of coordinates or independent quantities that are required to describe the position and configuration of the system completely. इसका क्या मीनिंग है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ. मान लो ये मेरे पास एक स्पेस है, दिस इज अ स्पेस, एक रूम की तरह मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट. मान लो ये एक स्पेस है. इस स्पेस के अंदर कोई एक गैस का मॉलिक्यूल है, हो सकता है ऑक्सीजन का गैस मॉलिक्यूल में ड्रॉ कर रहा हूँ, O2, राइट. तो दो ऑक्सीजन के एटम है एंड दे आर जॉइंड विद अ कोवैलेंट बॉन्ड. नाउ व्हेन वी से that these are the number of coordinates required to give specification and location, मतलब इस पर्टिकुलर स्पेस में ये जो गैस का मॉलिक्यूल है वो किस पोजीशन पर होगा. सबसे पहली बात, आप एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसकी पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हो. एंड देन लोकेशन, लोकेशन तो जैसे मैंने कहा है कि अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो मॉलिक्यूल कहाँ है, ये हमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट से पता चलेगा. एंड सेकेंडली, सो दैट इट्स पोजिशन एंड ओरिएंटेशन इज क्लियरली स्पेसिफाइड. अब पोजिशन एंड ओरिएंटेशन मतलब अलॉन्ग 3 एक्सिस, ये तो मैंने पहले ही बोल के रखा है. एंड सेकेंडली, ये मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन कैसे रहेगा, क्या वो हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड रहेगा, क्या वो वर्टिकली ओरिएंटेड रहेगा, क्या वो इस तरीके से अलॉन्ग द जेड एक्सिस ओरिएंटेड रहेगा, कैसे ओरिएंटेड रहेगा, राइट. ये हमें पता करना है. सेकंडली, अब ओरिएंटेशन में भी क्या होता है, मान लीजिए O2 दो मॉलिक्यूल से मिलकर दो एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है. तो यहाँ पर मैं एक ब्लैक कलर से मॉलिक्यूल को शेड दे रहा हूँ और दूसरा है रेड कलर से दे रहा हूँ, ठीक है. तो ये रेड कलर से मैंने क्या किया है, मॉलिक्यूल को शेड दिया है. अब जब ये मॉलिक्यूल स्पेस में होगा तो क्या हमेशा ऐसे ही दिखेगा, हो सकता है कि ये इस तरीके से दिखाई दे, दिस वुड बी ब्लैक एंड दिस वुड बी माई रेड कलर वाला एटम. अब ब्लैक और रेड से मेरा कहने का मतलब है दोनों ही सेम मॉलिक्यूल है, बस उसको अलग अलग दिखाने के लिए मैंने कलर से रिप्रेजेंट किया है. तो यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो चुका है. तो किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में मॉलिक्यूल की पोजीशन और उसका ओरिएंटेशन अगर हमें स्पेसिफाई करना है तो जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक है. तो इसको डेफिनेशन को एज इट इज आपको याद रखनी है. बाकी जो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, उसका यूज क्या है, वो आगे हम पढ़ ही रहे हैं. तो सबसे पहले मान लीजिए अगर कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी मतलब कोई एक गैस का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या इन जनरल डेली लाइफ जैसे ये पेंसिल है, तो पेंसिल भी क्या होगी, यहाँ पर एक रिजिड बॉडी हो गई. तो किसी भी बॉडी के पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, मतलब वो अलॉन्ग किस किस एक्सिस मूव हो सकता है. जैसे यहाँ पे देखिए ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है इसको ऑप्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करने का, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करने का, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करने का. वैसे ही इसके पास ऑप्शन है रोटेट होने का, है ना. सो जितना भी मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन या ओरिएंटेशन में मूव हो सकता है वही उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. तो किसी भी रिजिड बॉडी के लिए अगर आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता करने हैं तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स ऑफ n माइनस r.
अब ये 3 टाइम्स ऑफ एन, एन क्या होता है, एन इज बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द मॉलिक्यूल। मान लीजिए आर्गन गैस है, तो आर्गन गैस में वो एक मोनो एटॉमिक गैस है, मतलब इनर्ट गैस एलिमेंट में क्या होता है, सिंगल जो एटम है उसकी वैलेंसी मेंटेन रहती है, तो उसे किसी दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करना पड़ता, तो ये एक तरीके से एक मोनो एटॉमिक गैस हो गया। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन गैस की बात करूँ, तो ऑक्सीजन गैस में O2 मतलब ऑक्सीजन के दो एटम्स को हमने कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़कर रखा है, तभी तो वो एक O2 मॉलिक्यूल कहलाएगा ऑक्सीजन गैस का। तो ऑक्सीजन गैस के केस में दो एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन आर्गन या हीलियम जैसे गैस में सिर्फ सिंगल एटम प्रेजेंट है। तो ये जो N है ना, N इज बेसिकली नंबर ऑफ एटम। इन केस ऑफ ऑक्सीजन दे आर 2, इन केस ऑफ हीलियम इट इज 1। माइनस आर, अब आर क्या है, आर इज द इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टिकल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम का अगर एटम है, तो हीलियम के एटम में कोई इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप नहीं है, दैट सिंगल मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ सिंगल एटम ओनली। बट व्हेन इट कम्स टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, दो ऑक्सीजन के एटम्स है और उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आप ये जो बॉन्ड है या फिर जो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स है, इसे ही आप मान लीजिए independent relationship in between two different particles, joining of them have formed one particular molecule of gas। ठीक है, वैसे ही अगर मैं CO2 लेता हूं, तो CO2 में मान लीजिए ये कार्बन का एटम है एंड वी हैव ज्वाइंड इट विथ टू ऑक्सीजन के एटम्स, देन वी हैव टू इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। तो इस तरीके से सोचना है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, एग्जांपल लेंगे, तो ये चीजें और भी क्लियर होती जाएगी। सो फर्स्ट and foremost thing, for a rigid body to calculate degrees of freedom we use this kind of relationship। now rigid से मतलब क्या है, rigid से मतलब क्या है, अगर मेरे पास मान लीजिए कोई मोनो एटॉमिक गैस है, जैसे सारे इनर्ट गैसेस मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल से बनकर मिलकर बने होते हैं, तो ये जो एक गैस है, मान लीजिए हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस का ये एक एटम हो गया। अब हमने जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अजम्पशन पढ़ा था, तो वहां पे बोला था कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिजिड होंगे। रिजिड होंगे मतलब अगर आप इनको प्रेस करते हो तो दे विल नॉट बी प्रेस्ड, राइट। और इनका ना तो शेप चेंज होगा ना ही साइज चेंज होगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं रिजिड मॉलिक्यूल। अगर मान लीजिए मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं और थोड़ी देर के लिए अगर मान लूं कि ऑक्सीजन एक रिजिड मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन के दोनों ही जो एटम्स होंगे जहां से वो ज्वाइन करके रखे हैं एक दूसरे के साथ हमने कोवेलेंट बॉन्ड से, तो हम मानेंगे कि ये जो पर्टिकुलर शेप है उस पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल का, ये कभी चेंज नहीं होगा। देयर विल नॉट बी एनी वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस और बॉन्ड। तो ये हो गए हमारे रिजिड मॉलिक्यूल्स। तो रिजिड मॉलिक्यूल्स या रिजिड बॉडी के लिए ये फॉर्मूला हमने देखा है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मुझे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने हैं किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के लिए। तो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर एक मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल लिया है, ये जो ग्रीन कलर का शेड है, ये स्पेरिकल जैसा शेप आपको दिख रहा है, ये है हमारा मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। सारे जो आइडियल गैसेस होते हैं उन्हें हम मोनो एटॉमिक गैस ही कंसिडर करते हैं, और उसका जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है उसे हम स्पेरिकल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया एक मोनो एटॉमिक गैस, और बाजू में हमने डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल को भी दिखाया है। अब ध्यान से समझना, मुझे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर कैलकुलेट करने हैं तो पहले मैं कैसे सोचता हूँ। मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल स्पेस में है, तो स्पेस में ना इसके पास तीन तरीके के डायरेक्शन में मूव होने का ऑप्शन है। या तो वो एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव या निगेटिव ट्रैवल कर सकता है, वो वाई डायरेक्शन में भी पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, और जेड के अलॉन्ग भी पॉजिटिव जेड और निगेटिव जेड के डायरेक्शन में अलॉन्ग ट्रैवल कर सकता है। तो जब ये अलॉन्ग द एक्सिस ट्रैवल करेगा, चाहे पॉजिटिव निगेटिव कहीं भी हो, तो ये होता है ट्रांसलेशनल मोशन। क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के पास ऑप्शन है तीन दिशा में ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करने का। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इसके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, उसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है टू मूव ट्रांसलेशनली अलोंग 3 डिफरेंट एक्सिस। वैसे ही देखिए, अब यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते समय उतना ही आता है क्या? तो n की वैल्यू है 1, हम देख ही पा रहे हैं। और दूसरा, क्या दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके इनर्ट गैस का मॉलिक्यूल बना है? मेरा कहने का मतलब है, क्या दो डिफरेंट एटम्स को हमने ज्वाइन किया है? नहीं किया है। तो इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप कितना है? 0 हो गया। तो चलिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। क्या था फॉर्मूला? थ्राइस ऑफ n माइनस आर। तो चलो, थ्राइस ऑफ n की वैल्यू है 1 माइनस r इज 0, सो वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हियर। एंड जो तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है यहाँ पर हमें वो बताते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल है अलोंग 3 डिफरेंट डायरेक्शन। अगर मैं डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल की बात करूँ तो देखिए, डायटोमिक में कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 2 नंबर ऑफ एटम्स है। तो n की वैल्यू हो गई
2 और उनके बीच में जो इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है R कितना है 1, राइट। तो n की वैल्यू हो गई 2, R की वैल्यू हो गई 1, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ n, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस R इज 1, therefore 3 into 2 is 6, 6 minus 1 is 5, so it has 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब आप पूछोगे सर ये 5 क्या है, तो 5 में से देखिए, अभी तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आगे और डिटेल में समझेंगे। 5 से इनका कहने का मतलब है ये जो पर्टिकुलर गैस का मॉलिक्यूल है, अब हो सकता है ऑक्सीजन गैस हो सकती है, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर गैस का मॉलिक्यूल है या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल है, इट कैन मूव इन 3 डायरेक्शन ट्रांसलेशनली। फॉर एग्जाम्पल एक्स डायरेक्शन में वो मूव हो सकता है, वो वाई डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है और वो जेड डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है। तो ये हो गए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल वाले। फिर ध्यान से देखिए, दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल can rotate along z axis as well and y axis as well। अब ये जो दो एक्स्ट्रा रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो मिलकर हो गए 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बट आप बोलोगे सर ये जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी तो रोटेट हो ही सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो पार्टिकल्स है, जो एटम्स है, एटम अपनी पोजीशन एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। और हमारे लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर पार्टिकल अपना पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो ही उसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम माना जाएगा। आगे और समझते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कौन से होते हैं, तो 3 तरीके की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखी जाती है। एक होता है ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देन वी हैव रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। अब ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं, 3 ही हो सकते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। देन वी हैव रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दैट कैन ऑल्सो बी मैक्स टू मैक्स 3। जैसे यहाँ पे देखिए, दिस पर्टिकुलर गैस का मॉलिक्यूल कैन रोटेट अलॉन्ग जेड एक्सिस, इट कैन रोटेट अलॉन्ग वाई एक्सिस, इट कैन रोटेट अलॉन्ग जेड एक्सिस, बट बिकॉज पोजीशन एक्सचेंज नहीं होगी, वो ऐसे ही गोल घूमता रहेगा, है ना, ऐसे ही गोल घूमता रहेगा, तो पोजीशन एक्सचेंज नहीं हो रही है यहाँ पे, इसलिए हम उस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग टाइप के जब मॉलिक्यूल्स आएंगे तो दे विल एक्सचेंज देयर पोजीशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एज वेल, एंड दैट्स व्हाई आई कैन से that there are only 3 maximum degrees of freedom possible when it comes to rotational degrees of freedom। And now lastly vibrational degrees of freedom। अब ये vibrational degrees of freedom क्या होते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक डायटोमिक गैस का मॉलिक्यूल है। अगर ये रिजिड मॉलिक्यूल है, रिजिड मॉलिक्यूल होगा तो इसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे और 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए, यहाँ अगर ये पर्टिकुलर जो रिलेशन है, इंडिपेंडेंट रिलेशन इन बिटवीन, ये अगर रिजिड नहीं रहा, मतलब ये रिलेशन अगर फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मतलब आप 2 डंबल्स की तरह समझ लीजिए, ये है रिलेशन, ये जो पेंसिल है, पेंसिल रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप। अब ये पेंसिल अगर रिजिड है तो दिस 2 डंबल्स दे कैन नॉट कम क्लोज, दिस 2 मॉलिक्यूल्स दे विल नॉट, मॉलिक्यूल से मतलब है these 2 atoms they will not come to close to each other और they will not go away from each other, क्योंकि वो rigidly bound है। लेकिन अगर ये बीच का जो रिलेशन है ये अगर फ्लेक्सिबल रहा, तो फ्लेक्सिबल रहने के कारण क्या होगा, these 2 atoms they will one time they will come close to each other and another time they will go away from each other। तो यहाँ पर क्या हो गया, मॉलिक्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, बिकॉज जो रिलेशन है उसके बीच में मॉलिक्यूल कैन मूव। तो इसे हम कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, नाउ इट कैन वाइब्रेट, कभी वो पास आएगा, कभी वो दूर जाएगा। तो इस तरीके के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम बोलते हैं वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तभी आते हैं अगर मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन रिजिड है, तो मॉलिक्यूल नॉन रिजिड है। तो समझाने के लिए अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो मान लीजिए आपके पास डंबल है और ये डंबल पूरी तरीके से सीमेंट से बना हुआ है। तो सीमेंट से अगर बना होगा तो हम कहेंगे कि ये वाइब्रेट नहीं होगा भैया, तो हमारा ये रिजिड मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर इसी को मान लीजिए मैं सॉफ्ट रबर से बना देता हूँ, तब क्या हो सकता है, ये दोनों जो एटम्स है, ये या फिर ये दोनों जो स्पीयर्स है, दे कैन कम क्लोज टू ईच अदर एज वेल एज दे कैन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो वो हो जाएगा फिर नॉन रिजिड टाइप ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल या फिर नॉन रिजिड टाइप ऑफ डंबल। ठीक है। सो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दे विल बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ नॉन रिजिड मॉलिक्यूल ओनली। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज। मान लीजिए ये मेरे पास है डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हो सकता है
कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ये आपको रिजिड फील हो, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो बॉन्ड क्या होते हैं, थोड़े से वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड देन वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेम मॉलिक्यूल। तो जब मॉलिक्यूल की रिजिडिटी कम होने लगेगी, जब रिजिडिटी कम होने लगेगी तो तब हम कह सकते हैं कि भैया उसका जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो उसमें इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखना, नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के साथ साथ दूसरी कौन सी चीज याद रखना है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशन इज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। 2 टाइम्स द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन मतलब अगर सिंगल मोड ऑफ वाइब्रेशन प्रेजेंट है, जैसे इस केस में देखिए, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर दिस टू एटम्स दे कैन कम क्लोज टू ईच अदर एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, देन इसे हम कहेंगे वन मोड ऑफ वाइब्रेशन, वन रिलेशन के लिए वन मोड ऑफ वाइब्रेशन। एंड फॉर ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन, अगर मैं मोड ऑफ वाइब्रेशन को m से रिप्रेजेंट करता हूं, देन फॉर ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन देयर विल बी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देयर विल बी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ वन पार्ट, दैट इज एक होता है काइनेटिक एनर्जी के कारण आने वाला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी के कारण आने वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत डिटेल में नहीं घुसना है, बस इतना समझ लो, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर 2 टाइम्स द मोड ऑफ वाइब्रेशन। m क्या है, m इज मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्यों होते हैं, क्योंकि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट्स वन हेड एज पोटेंशियल एंड अनदर एज काइनेटिक। चलेगा, इतना समझ में आ रहा है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होती जाएगी। एक और चीज याद रखना, जो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल होता है, कौन सा, मोनो एटॉमिक, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। सारे इनर्ट गैसेस जो है उनके पास ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे और वो 3 ही होंगे, लेकिन डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस में नंबर ये चेंज हो सकता है। लेट्स मूव। अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं, फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, सो वी कैन सी out of total degrees of freedom, this particular molecule can move along x direction, y direction and z direction, thus it have only 3 translational degrees of freedom, 3 translational degrees of freedom। फॉर्मूले के हिसाब से थ्राइस ऑफ n माइनस r हम निकालते हैं ना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को, सो f इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 0, दैट इज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड ऑल आर ट्रांसलेशन। चलेगा, रोटेशन का सवाल नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है, ये जो पर्टिकुलर एटम है रोटेट होगा लेकिन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट, फॉर अ रिजिड डायटोमिक गैस। अब रिजिड डायटोमिक गैस के केस में वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे क्या, नहीं होंगे, वो मॉलिक्यूल पूरी तरीके से रिजिड होगा। चलो इसके लिए भी अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, 3 टाइम्स ऑफ n माइनस r। इस हिसाब से अब देखते हैं कितने ट्रांसलेशनल आएंगे और कितने रोटेशनल आएंगे अगर मॉलिक्यूल कैसा है, रिजिड है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन केस ऑफ डायटोमिक गैस इज 2, सो 3 इंटू 2 माइनस इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप, देखो दो मॉलिक्यूल के बीच में एक ही इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, दैट्स व्हाई इट इज 1, सो आई कैन राइट 3 इंटू 2 इज 6, 6 माइनस 1 इज 5, सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर 5। नाउ आउट ऑफ दिस 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ऑलवेज रिमेंबर 3 वुड बी ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फिर बचते क्या है, 2, एंड 2 वुड बी योर रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। चूंकि ये एक रिजिड मॉलिक्यूल है तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो कौन से डायरेक्शन के अलॉन्ग होंगे यहाँ पे, तो फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पोजीशन, राइट। देखिए पोजीशन 2 में क्या हुआ है, 3 ट्रांसलेशनल के साथ साथ हमने इस मॉलिक्यूल को रोटेट होते हुए दिखाया है अलॉन्ग z एक्सिस। चलेगा, तो ये एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया अलॉन्ग रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और दूसरा देखिए इसे हमने रोटेट होते हुए दिखाया है अलॉन्ग y एक्सिस, राइट। और x एक्सिस के अलॉन्ग वो रोटेट होता भी तो भी पोजीशन तो चेंज होने वाला नहीं था, तो 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। चलो नेक्स्ट, अब क्या है, फॉर अ नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा, अगर मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करूं तो 3 ट्रांसलेशनल लेने पड़ेंगे, 2 रोटेशनल रहेंगे प्लस वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे। अब वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने रहेंगे यहाँ पे, तो बिकॉज दिस 2 एटम्स दे हैव बाउंड टुगेदर विथ 1 रिलेशन ओनली एंड 1 रिलेशन रिप्रेजेंट्स 1 मोड ऑफ वाइब्रेशन, सो आई कैन से इट हैज गॉट 1
mode of vibration which would be multiplied by 2. Therefore total degrees of freedom would be 3 translational plus 2 rotational plus 2 times of 1, that is 2. So that would be 3 plus 2 is how much? 5. 5 plus 2 is 7. So we have 7 degrees of freedom. चलेगा? थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है ये, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आगे हम उन्हें सॉल्व करेंगे. नाउ अगर मैं आपको दे दूं फॉर अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में ध्यान रखो, रिजिड ट्राई एटॉमिक एंड नॉन रिजिड ट्राई एटॉमिक, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स आएंगे. सबसे पहले अगर रिजिड की बात करें, अब रिजिड से मतलब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है दे आर वेरी 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 रिजिड, वो इतने इजीली शेप या शेप जो है वो चेंज नहीं करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो अगर एक्सटर्नली कुछ प्रेशर आएगा भी तो भी मॉलिक्यूल जो है वो अपना साइज शेप कुछ नहीं चेंज करने वाले हैं, दे विल रिमेन द सेम. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रिजिड. चलो अब रिजिड ट्राइएटॉमिक में भी दो कैटेगरी है, वन इज लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, अनदर इज नॉन लीनियर. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए CO2, एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूँ CO2. तो CO2 के केस में क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल वाला है हमारा मॉलिक्यूल, इसको मैं ले रहा हूँ कार्बन, एंड लेट्स से ऑक्सीजन के जो दो एटम्स है दे विल ज्वाइंड लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, बीच वाला कार्बन का मॉलिक्यूल, एंड दिस इज हाउ CO2 मॉलिक्यूल लुक लाइक. इट इज कॉल्ड एज लीनियर मॉलिक्यूल. इसका जो चेन होता है मॉलिक्यूल एटम्स का वो लीनियर होता है. सो दिस इज अ लीनियर मॉलिक्यूल. चलिए अब लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या फाइंड करना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है. तो फॉर्मूला तो पहले सिंपल है, थ्राइस ऑफ n माइनस r इज योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो 3 इंटू 3 माइनस इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप कितने हैं यहाँ पे, 2 इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है. दैट्स व्हाई 3 इंटू 3 इज 9, 9 माइनस 2 इज 7. सो हम कह सकते हैं भैया 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. किसमें, लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में. लेकिन अब फिर से बात समझने वाली ये है कि मॉलिक्यूल हमारा रिजिड है. मॉलिक्यूल कैसा है, रिजिड है. तो रिजिड मॉलिक्यूल होने के कारण इसमें वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट होने चाहिए क्या, नहीं होने चाहिए. अब अगर वो नहीं होने चाहिए तो इस 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कौन कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है देख लेते हैं. 3 तो ट्रांसलेशनल होंगे ही होंगे, ये हमें पता है. अब ऐसे लगता है कि भैया 3 रोटेशनल होने चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, तो देखो इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को अगर मैं रोटेट करवाऊं तो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हो सकते हैं बिल्कुल. जब ये रोटेट हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे. तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. क्या वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हो सकते हैं, बिल्कुल रोटेट हो सकते हैं. तब भी वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन, है ना, पार्टिकल्स या एटम्स दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन. बट व्हेन इट कम्स टू एक्स एक्सिस, सपोज ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, और इसी एक्सिस के अलॉन्ग अगर वो मॉलिक्यूल घूमेगा कुछ इस तरीके से, राइट, ऐसे ही अगर वो मॉलिक्यूल घूम रहा है तो क्या टिप एंड की तरफ या एंड टिप की तरफ मूव हो रहा है, नहीं मूव हो रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि भैया ये जो पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम है अलोंग एक्स एक्सिस काउंट नहीं होगा. इसका मतलब इसके पास 2 ही रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. तो 3 + 2 हो गया 5. अगेन वी हैव 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट करता है 1 मोड ऑफ वाइब्रेशन को. क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 मोड ऑफ वाइब्रेशन को. और इसको क्या करना है, निग्लेक्ट करना है अगर मॉलिक्यूल कैसा है हमारा, रिजिड है. कैसा है, रिजिड है. तो रिजिड मॉलिक्यूल चाहे वो डायएटॉमिक हो या ट्राइएटॉमिक हो, उसमें आपको कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलेंगे, सिर्फ 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलेंगे अगर वो रिजिड है तो. ध्यान में आ रही है बात, चलेगा. नाउ लेट्स मूव टू नॉन लीनियर मॉलिक्यूल. अगर मैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल H2O. अब H2O में क्या हो गया, मान लीजिए दिस इज O, ठीक है, एंड दीज आर H. तो ये हो गया हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन. दिस इज ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एंड दीज आर 3 इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप. दीज आर 3 इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप. तो चलो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काउंट करेंगे कि कैसे आएगा, 3 टाइम्स ऑफ n. सो 3 टाइम्स ऑफ n minus r. So 3 into this 3 minus how many independent relationships are there, 3. So 3 into 3 is 9, 9 minus 3 is 6, 9 minus 3 is 6. अब देखिए यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे, 3 तो ट्रांसलेशनल हो गए. अब यहाँ अगर आप रोटेशन देखो तो मान लीजिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको ताकि समझने में आसानी हो. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड लेट्स से this is my z axis. ठीक है, this is my z axis. Now this particular structure
इट कैन रोटेट अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो भी जो एटम्स है अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। इट कैन रोटेट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जेड के साथ साथ अगर वो एक्स एक्सिस पे रोटेट होते हैं तब भी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपने जो इसके एटम्स है वो पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। एंड इफ इट रोटेट्स अलॉन्ग वाई एक्सिस देन ऑल्सो particles or that atoms will exchange their position. So we can say it has 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज वेल। तो 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, तो ये हो गए हमारे 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर रिजिड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेने का तो सवाल आया ही नहीं। बस इस केस में यहाँ पर हमें समझना था कि 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्यों आएंगे, एक जो वाइब्रेशनल मोड है उसको क्यों निग्लेक्ट करना है, क्योंकि वो रिजिड मॉलिक्यूल था। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नॉन रिजिड ट्राई एटॉमिक, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, अगर नॉन रिजिड है तो मान लीजिए अगर लीनियर मॉलिक्यूल रहा लाइक CO2, सो O C एंड अगेन O, तो यहाँ पर टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने आए थे, 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस ऑफ 2, तो दिस वॉज 7। तो 7 में से हमने देखा था 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल थे बिकॉज ऑफ 1 मोड ऑफ वाइब्रेशन हियर, राइट। अगर मैं नॉन रिजिड की बात करूं, नॉन रिजिड ट्राई एटॉमिक, इस तरीके से नॉन रिजिड ट्राई एटॉमिक, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगेन 3 टाइम्स ऑफ n, वी हैव 3 माइनस, अगर इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप मैं यहाँ पर 3 काउंट कर रहा हूँ, सो 3 इंटू 3 इज 9, 9 माइनस 3 इज 6, सो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिजिड वाला, प्लस आपको लिखने पड़ेंगे वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और वो डिपेंड करेंगे 2 टाइम्स द मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि वी हैव 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन वुड बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 इंटू 2 इज 4, सो हम कहेंगे भैया 6 प्लस 4 10 आ जाएंगे उस केस में। कब, जब 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है। अगर तीनों मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हो जाएंगे तो 3 इंटू 2 इज 6, 6 प्लस 6 इज 12, तो उस केस में 6 रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल के पास कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एक्टिव है। जनरली रूम टेम्परेचर पे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो होते हैं वो डीएक्टिवेट या इनएक्टिवेटेड रहते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इंक्रीजेज मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑल्सो स्टार्ट्स टू इंक्रीज एंड रिजिड मॉलिक्यूल स्टार्ट्स टू बिकम नॉन रिजिड, और फिर वो नॉन रिजिड बनता है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी बढ़ते जाते हैं बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वाइब्रेशन। अब यहाँ पर हमने एक रिवीजन टेबल बनाया है। सबसे पहले देखिए, अगर तो मोनो एटॉमिक अगर मैं गैस मॉलिक्यूल कंसिडर करूँ तो जैसे मैंने बोला था कि उसके पास तीनों क्या होते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, रोटेशनल 0 एंड वाइब्रेशनल का तो सवाल ही नहीं उठता है। फिर अगर मैं डायटोमिक की बात करूँ तो डायटोमिक में 2 केसेस होते हैं, एक है रिजिड और नॉन रिजिड। अगर मॉलिक्यूल रिजिड रहा तो उसके पास 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 0 वाइब्रेशनल रहेंगे, क्योंकि वो रिजिड मॉलिक्यूल है। तो टोटल कितने हो गए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 5। लेकिन वही अगर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है तो उसके पास एक वाइब्रेशनल एक मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा जिसके कारण 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 2 एक्स्ट्रा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करेंगे एंड दस टोटल विल बी 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था आपको। देन लेट्स कम टू ट्रायटोमिक। अब ट्रायटोमिक में भी लीनियर नॉन लीनियर तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मान लीजिए मेरे पास लीनियर मॉलिक्यूल है, तो लीनियर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, लेकिन अगर वो रिजिड है तो 0 वाइब्रेशनल। फिर अगर मान लीजिए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो नॉन लीनियर में 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और 0 हम मानेंगे वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि फिर भी मैंने मॉलिक्यूल को कैसे कंसिडर किया है, रिजिड। लेकिन मान लीजिए कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है और नॉन रिजिड है, तो हम कहेंगे भैया 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन। जितने उसके पास मोड ऑफ वाइब्रेशन रहते जाएंगे उस हिसाब से फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐड होते जाएंगे एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मैं कोई भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल लेता हूँ 3 या 3 से ज़्यादा, तो उस केस में 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, और डिपेंड करता है कि जितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे उतने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के हिसाब से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐड होते जाएंगे। सो दिस वाज द पार्ट रिगार्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। चलेगा, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब दिए है फैक्टर्स अपॉन विच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स। तो जैसे सबसे पहला फैक्टर है वो है एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी मतलब क्या मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक है, क्योंकि मॉलिक्यूल अगर
मोनो एटॉमिक रहा तो उसके पास सिर्फ कौन से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, ट्रांसलेशनल। अगर वो डाई एटॉमिक है तो डाई एटॉमिक में हम जानते हैं भैया ट्रांसलेशनल भी होते हैं, रोटेशनल भी होते हैं, और अगर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है तो वाइब्रेशनल भी आएंगे। फिर ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक है ना, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो उनमें सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंट्रोड्यूस होते जाएंगे। देन वी हैव सीन सेकंड फैक्टर विच अफेक्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, मतलब क्या मॉलिक्यूल लीनियर है, क्या मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है। क्योंकि लीनियर रहा तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कंपेयर टू नॉन लीनियर कम रहेंगे, नॉन लीनियर में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो बढ़ जाते हैं। देन वी हैव टू सी टेम्परेचर। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा, मान लीजिए बहुत ही लो टेम्परेचर है तो मोस्टली ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्टिव होते हैं। अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करो, कौन से टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात करूं तो मॉलिक्यूल क्या होने लगता है, नॉन रिजिड बनने लगता है, उसमें वाइब्रेशनल मोड्स ऐड होते हैं, और बिकॉज ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एक्स्ट्रा वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के कारण डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जरूर अफेक्ट होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर गैस और फॉर दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखिए लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन, इक्वी मतलब इक्वल, पार्टीशन मतलब एनर्जी को डिवाइड कर देना इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी बेसिकली हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिपेंड करता है। कैसे, मैं समझाता हूं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये लॉ कहता है द लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब ये कोई कंटेनर है, कंटेनर में गैस रखा है, और अभी हम मान लेते हैं कि ये जो गैस है इसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है। तो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली, और लेट्स से एट थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी, द एवरेज एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज हाफ ऑफ केबीटी। फिर से समझना, एवरेज एनर्जी फॉर अ मॉलिक्यूल, सो एवरेज एनर्जी फॉर अ मॉलिक्यूल मतलब जैसे हमने आइडियल गैस के केस में देखा था, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ke/n लिखा था ना, ke/n, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज हाफ ऑफ केबीटी। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने क्या निकाला था भैया, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल फॉर आइडियल गैस इज 3/2 केबीटी, और ये क्या बोल रहे हैं 3/2 केबीटी, ये क्या बोल रहे हैं हाफ ऑफ केबीटी। तो ये जो 3/2 केबीटी है ना, इसमें से हर हाफ केबीटी किसके साथ एसोसिएटेड होगा, ऐसे बोल रहे हैं वो क्वाड्रेटिक टर्म के साथ। अब देखते हैं भैया कि ये लॉ एग्जैक्टली हमसे कहना क्या चाह रहा है ना, समझते हैं थोड़ा सा। तो मान लीजिए मेरे पास एक आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है। जनरली जो भी आइडियल गैसेस होते हैं एजम्पशन में हम कहते हैं कि दे आर मोनो एटॉमिक गैसेस, मतलब दे आर मेड अप ऑफ टाइनी स्पीयर, राइट। सो अगर मेरे पास मान लीजिए आइडियल गैस है, जो फिलहाल मैं कंसिडर कर रहा हूँ मोनो एटॉमिक गैस, क्या है वो, मोनो एटॉमिक गैस। अब यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए वो एक मोनो एटॉमिक गैस है जिसको मैंने स्पीयर के फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी मोनो एटॉमिक गैस के पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, तीनों ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। सो दिस इज मान लीजिए ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दिस इज से y एक्सिस, राइट, इट कैन मूव अलॉन्ग y एक्सिस, एंड लेट्स से दिस इज z एक्सिस, चलेगा। सो पॉजिटिव y, नेगेटिव y, पॉजिटिव z, नेगेटिव z, इस तरीके से इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो टोटल एनर्जी होगी या फिर टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो होगी इट इज एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म, कितनी, हाफ ऑफ केबीटी से। तो समझते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख कर दे रहा हूँ, फॉर मोनो एटॉमिक गैस काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज गिवन बाय 3/2 केबीटी, जिसे मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, चलेगा। अब देखिए सेकंड पार्ट को हम डील कर रहे हैं। फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल होता है, राइट, डायरेक्टली लिख रहा हूं, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3, ऑल आर ट्रांसलेशनल। मतलब ध्यान से समझना, दिस मॉलिक्यूल कैन मूव इन x, इन y एंड इन z डायरेक्शन। तो इसके पास इंडिविजुअल अपनी अपनी वेलोसिटी रही होगी। तो जो वेलोसिटी x डायरेक्शन में मूव करने के काम आ रही है वो है vx, वैसे ही y डायरेक्शन में vy और z डायरेक्शन में क्या होगी, vz। तो इसके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट वुड बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड
z direction. So I can write here molecule will have kinetic energy in all three all three directions with their respective velocities. अगर मैं लिखूं if Vx, Vy and Vz are velocities in their respective directions, then बताओ काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगी? दैट वुड बी इक्वल टू हाफ मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय वी एक्स का स्क्वायर. वैसे ही काइनेटिक एनर्जी इन वाई डायरेक्शन क्या होगी? हाफ ऑफ एम वी वाई का स्क्वायर. एंड काइनेटिक एनर्जी इन जेड डायरेक्शन क्या होगी? हाफ ऑफ एम वी जेड का स्क्वायर. अब अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा? द टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, वुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन. राइट. सो मैं इसको लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन एक्स प्लस kinetic energy in y direction plus kinetic energy in z direction. So this is half of m v x का square plus half of m v y का square plus half of m v z का square. This is kinetic energy per molecule. इसको क्या कर लेता हूँ मैं? इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ. अब ध्यान से देखो, हमारे पास ऑलरेडी एक है इक्वेशन नंबर 1, राइट. उसमें हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kBt और यहाँ पर हमें मिला है समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन डिफरेंट डायरेक्शंस. सो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इसको इक्वेट कर सकते हैं. सो 3/2 kBt शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी जेड का स्क्वायर. अब ये जो 3/2 kBt है, देखो इसको भी ऐसे लिख सकते कि नहीं? हाफ ऑफ kBt प्लस हाफ ऑफ kBt प्लस हाफ ऑफ kBt, है ना. 3 टाइम्स हाफ ऑफ kBt अगर ऐड करो तो ये हो जाएगा 3/2 kBt विच इज इक्वल टू अगेन हाफ ऑफ एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी जेड का स्क्वायर. ठीक है. अब ध्यान से देखो, नाउ अब मैं लिख सकता हूं कंपेयरिंग अबव इक्वेशन. अब अगर अबव इक्वेशन को कंपेयर करें, वी कैन से क्या बोल सकते हैं भैया? मैं हाफ ऑफ kBt इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी एक्स का स्क्वायर. हाफ ऑफ kBt इज नथिंग बट हाफ ऑफ एम वी वाई का स्क्वायर एंड हाफ ऑफ kBt इज इक्वल टू हाफ एम वी जेड का स्क्वायर. यहाँ पे ध्यान से देखो, हाफ और kb क्या है? कांस्टेंट है. यहाँ पे भी हाफ और जो मॉलिक्यूल का मास है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है. तो ये दोनों टर्म्स क्या है? कांस्टेंट है. और वी एक्स स्क्वायर जो है ये वेलोसिटी की क्वाड्रेटिक टर्म है ना. रेस्ट टू द पावर 2 होने के कारण ये एक क्वाड्रेटिक टर्म है. तो हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के साथ अगर आप देखने जाओ तो हाफ ऑफ kBt एसोसिएटेड है. यहाँ पर भी वी वाई स्क्वायर के लिए, इस क्वाड्रेटिक टर्म के लिए हाफ ऑफ kBt, इस क्वाड्रेटिक टर्म के लिए हाफ ऑफ kBt. और यही तो हमारा क्या कह रहा था? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कह रहा था. वो कह रहा था कि फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T द एवरेज एनर्जी फॉर अ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज हाफ ऑफ kBt. So this proves our law of equipartition of energy. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी चलेगा. अब ध्यान से समझो, मोनो एटॉमिक गैस के केस में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे भैया? 3.
सो 3 टाइम्स आए हाफ ऑफ केबीटी, राइट। तो यहीं पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हम एक रिलेशन बना सकते हैं। कौन सा रिलेशन बना सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना पर मॉलिक्यूल इज नथिंग बट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ केबीटी। ये रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको मैं हाईलाइट करके भी रखता हूँ आपके लिए। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ केबीटी। तो ये रिलेशन आगे बहुत जाके काम में आने वाला है हमारे। हमने जहाँ पर डेफिनेशन लिखी थी ना उसको ही आगे हम ऐसे लिख सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी और वी कैन से एनर्जी पर मॉलिक्यूल is equal to degrees of freedom multiplied by half of kbt multiplied by half of kbt। तो each degree of freedom के लिए half kbt असाइन किया गया है। चलेगा नाउ। यस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक जो है वो हमने किसके लिए सॉल्व किया है, मोनो एटॉमिक के लिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल लेकर देखते हैं। फॉर एग्जांपल डायटोमिक ले रहा हूं मैं, डायटोमिक गैस। चलो, अगर डायटोमिक में सबसे पहले मैं ले रहा हूं रिजिड डायटोमिक, रिजिड डायटोमिक। तो बताओ रिजिड डायटोमिक के पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर 5। ठीक है, तो एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहना पड़ेगा, द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल वुड बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ केबीटी। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ केबीटी एसोसिएटेड होगा। तो चूंकि रिजिड डायटोमिक के पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, thus we can say it will have 5 multiplied by half of kbt, that is 5/2 kbt। चलेगा। अगर मैं नॉन रिजिड डायटोमिक लूं तो नॉन रिजिड डायटोमिक, तो बताओ एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या मैं कह सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल वुड बी इक्वल टू, सबसे पहले तो रिजिड डायटोमिक के केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने आए थे, 7 आए थे। ठीक है, सो आई कैन राइट 7/2 kbt। ठीक है, और एक चीज जो अच्छे से हम थोड़ा सा डाइसेक्ट करके लिख सकते हैं वो क्या हो सकती है। अब देखिए इस 5/2 kbt को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। हमें पता है 5 डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, जिसमें से 3 ट्रांसलेशनल है, 2 रोटेशनल है। तो कैसे हाफ ऑफ केबीटी डिवाइड हुए होंगे, तो हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए मान लेते हैं दिस इज हाफ ऑफ एम वी एक्स का स्क्वायर ट्रांसलेशनल वाला, प्लस हाफ ऑफ एम वी वाई का स्क्वायर, प्लस हाफ ऑफ एम वी जेड का स्क्वायर। तो हर एक से लेकर हाफ केबीटी हो गया 3/2 केबीटी। प्लस हमें देखना है रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में काइनेटिक एनर्जी कैसे डिवाइड होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एक बार होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन वाई डायरेक्शन और एक बार ले सकते हैं मान लीजिए जेड डायरेक्शन। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ आई ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आई इंटू ओमेगा इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा इन जेड डायरेक्शन का स्क्वायर, और ये टोटल मिला के हमें मिलेगा हमारा 5/2 kbt। चलेगा। अब यहाँ पर नॉन रिजिड के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर के 5 तो है प्लस 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। तो 5 में जैसे के वैसे रख रहा हूँ, प्लस 2 कौन से होंगे, तो एक जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के लिए आएगा और एक जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आएगा, बिकॉज ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन हैव 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। चलेगा ना। अब आगे क्या बोला है, यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फाइंड काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड पर मोल फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस, फॉर अ डायटोमिक गैस एंड अ ट्राइएटॉमिक गैस, एंड वी हैव टू निग्लेक्ट द वाइब्रेशनल मोड्स। मतलब रिजिड मॉलिक्यूल कंसिडर करने हैं। सो मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक हमें कैसे कंसिडर करने पड़ेंगे, सारे के सारे रिजिड। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले मॉलिक्यूल के साथ। तो पहला मॉलिक्यूल कौन सा भैया, मोनोएटॉमिक, मोनो एटॉमिक। स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड पर मोल। तो सबसे पहले
पर मॉलिक्यूल कर रहे हैं। तो हमें पता है एज पर डिग्रीज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ केबीटी अगर मैं करता हूँ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ केबीटी, तो मुझे मिलेगा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। सो मोनो एटॉमिक के केस में कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं? वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो माई काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल वुड बी 3/2 केबीटी। चलेगा। अब ये हो गया मॉलिक्यूल वाइज। अगर मुझे मोल के फॉर्म में देखना है तो तब कैसे करेंगे? सो काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं भैया, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 केबीटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल कितने होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ यू मोल, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। सो आई कैन राइट 3/2 केबीटी को, केबी को कैसे लिख सकता हूँ? R/Na, टी जैसे का वैसा मल्टीप्लाइड बाय Na। सो Na दैट इज एवोगाड्रोस नंबर कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल हैव 3/2 RT। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। कौन से केस में? मोनो एटॉमिक गैस। और जो आइडियल गैस होती है ना, वही हमारी मोनो एटॉमिक गैस होती है, तो इसके लिए हम उसको आइडियल गैस भी बोल सकते हैं। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। चलिए अब हम क्या करते हैं, वी विल सॉल्व फॉर डायटोमिक। और डायटोमिक में भी कैसा देखना है? रिजिड देखना है। सो रिजिड डायटोमिक के लिए कितना आएगा? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ केबीटी। चलेगा। सो डायटोमिक रिजिड, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इट हैज? इट हैज 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देयरफॉर दैट वुड बी 5/2 केबीटी। अब हमें फाइंड करना है सेकंड पार्ट, काइनेटिक एनर्जी पर मोल फॉर अ डायटोमिक गैस। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल। सो हाउ मच इट वुड बी? 5/2 केबीटी इंटू एवोगाड्रोस नंबर। केबीटी को हम लिख सकते, केबी को हम लिख सकते हैं R/Na। सो 5/2 R/Na, Na कैंसर, सो 5/2 RT। कौन से गैस के लिए है ये? दिस इज फॉर रिजिड डाई एटॉमिक गैस। चलेगा ना। थर्ड क्या है? ट्राई एटॉमिक। अब रिजिड ट्राई एटॉमिक में ले रहा हूं, ठीक है। रिजिड ट्राई एटॉमिक में रिजिड लीनियर कंसिडर करेंगे, और अगर रिजिड लीनियर है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। चलेगा। सो एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल वुड बी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब इनटू हाफ ऑफ केबीटी। तो सिंपली 5/2 केबीटी आप कर सकते हो। एंड काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर आपको चाहिए, सो दैट वुड बी अगेन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। सो दैट वुड बी अगेन सिंपली मैं लिख रहा हूं 5/2 RT। चलेगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर रिजिड ट्राई एटॉमिक, रिजिड ट्राई एटॉमिक। और कौन सा है? लीनियर है। सो लीनियर रिजिड ट्राई एटॉमिक। अगर मुझे नॉन लीनियर लेना है तो फॉर नॉन लीनियर रिजिड ट्राई एटॉमिक, तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं नॉन रिजिड के लिए? वी नो भैया 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल। तो एज पर इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना मिलेगा मुझे? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ केबीटी के हिसाब से दैट वुड बी 6/2 केबीटी विच इज 3 केबीटी। चलेगा। एंड काइनेटिक एनर्जी पर मोल या फिर एवरेज एनर्जी पर मोल अगर निकालनी है, सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर हम कर देंगे। सो वी विल हैव 3 टाइम्स ऑफ केबीटी मल्टीप्लाइड बाय Na। Final answer would be 3 times of RT. This is average kinetic energy per mole in case of non-linear rigid triatomic। ठीक है,
चलो यहाँ तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम आर टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब। क्या डिस्क्राइब करने के लिए, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन को ही हम कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। सो पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, पोजीशन ओनली, कॉन्फ़िगरेशन ओनली नहीं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी नहीं, हमारे लिए जो मेन एम है वो क्या है, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। उसके लिए हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए इज क्लियरली आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a perfect gas has volume V and pressure P. According to kinetic theory of gases, if the total translational kinetic energy of all the molecules of the gas is equal to 3 by 2 PV, the gas is polyatomic, diatomic, monoatomic and last option is monoatomic, diatomic and polyatomic. अब देखिए समझते हैं, चाहे गैस मोनोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो या फिर पॉलीएटॉमिक हो, तीनों के पास अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करें तो मोनो एटॉमिक के पास तीनों क्या है, सिर्फ ट्रांसलेशनल, डायटोमिक के पास ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, प्लस डिपेंड करता है अगर वाइब्रेशनल है तो वाइब्रेशनल भी हो सकते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देन पॉलीएटॉमिक के पास भी 3 ट्रांसलेशनल होंगे, 3 रोटेशनल होंगे और बचे हुए कौन से होंगे, वाइब्रेशनल होंगे। अब तीनों में अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो तो क्या बोला है, द परफेक्ट गैस हैज वॉल्यूम V, प्रेशर P एंड अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इफ द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 3/2 PV। तो मोनोएटॉमिक गैस के केस में अगर काइनेटिक एनर्जी को बताया जाए तो आप लिख सकते हो 3/2 PV ओनली। लेकिन अगर डायटोमिक गैस है तो उसके पास ट्रांसलेशनल वाले तो 3/2 PV होंगे ही होंगे, प्लस बाकी बचे हुए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उससे एसोसिएटेड भी एनर्जी होंगी। और यहाँ पर भी 3/2 PV सिर्फ ट्रांसलेशनल के लिए है एंड बाकी जो बचे हुए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उससे एसोसिएटेड भी जो एनर्जी है वो होगी। क्वेश्चन में बोला है कि 3/2 PV है तो वो गैस कौन सी है, तो वो गैस मोनोएटॉमिक भी हो सकती है, पॉलीएटॉमिक भी हो सकती है और डायटोमिक भी हो सकती है कि नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो हर गैस के पास होंगे। इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है दैट वुड बी मोर करेक्ट ऑप्शन बिकॉज वी हैव बीन स्पेसिफिकली आस्क्ड अबाउट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जनरली हम क्या कर लेते हैं, मोनोएटॉमिक मार्क करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है उसको बहुत ध्यान से समझना है। आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बिकॉज ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ एटॉमिक गैसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon। तो ऑक्सीजन कैसी गैस है, इट्स अ डायटोमिक गैस, ठीक है। और आर्गन कैसी गैस है, इट इज अ मोनोएटॉमिक गैस। जो डायटोमिक गैस है वो कितने मोल्स है, उसके 2 मोल्स है, और मोनोएटॉमिक गैस है उसके कितने मोल्स है, 4 मोल्स है। आगे क्या बोला है, इफ वी निग्लेक्ट द वाइब्रेशनल मोड, मतलब हमें रिजिड मॉलिक्यूल कंसिडर करने हैं, देन द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। अब देखो इंटरनल एनर्जी मतलब वही काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आपके पास ऑक्सीजन गैस के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है और आर्गन गैस के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, उसी से मिलकर बनेगी हमारी टोटल इंटरनल एनर्जी। तो अगर मैं टोटल इंटरनल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो आई विल बी राइटिंग इंटरनल एनर्जी बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन गैस प्लस इंटरनल एनर्जी बिकॉज ऑफ आर्गन, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगी टोटल इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी हमें देखनी है विथ रिस्पेक्ट टू मोल, क्योंकि जो दिया है सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट इज स्पेसिफाइड इन द फॉर्म ऑफ मोल्स। सो इन केस ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल्स है, 2 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस। अब हमें पता है एनर्जी इज नथिंग बट एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ केबीटी, हाफ ऑफ केबीटी। ये किसके लिए लागू है, ऑक्सीजन गैस के लिए। प्लस कितने मोल्स ऑफ आर्गन गैस है, 4 मोल्स ऑफ आर्गन गैस है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, F इंटू अगेन हाफ ऑफ केबीटी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिए है वो किस फॉर्म में दिए हैं, RT के फॉर्म में दिए हैं। तो हमें मतलब यूज करना पड़ेगा जो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोल होते हैं वो वाला फॉर्मूला, और एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोल में क्या करना पड़ता है, केबी को हटा के बस R लिख देना है। सो आई विल बी सिंपली राइटिंग दिस 2 इंटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं डायटोमिक गैस के लिए, रिजिड 5 इंटू 1/2 RT, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन के लिए, प्लस 4 इंटू कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है मोनो एटोमिक गैस अगर है तो
वी नो भैया तीनों होते हैं, तीनों ट्रांसलेशनल होते हैं। सो 3/2 KB के जगह लिख लो सिर्फ RT। तो कितना हो गया, 2 कैंसल, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो दिस इज 5 RT, राइट। 5 टाइम्स ऑफ RT प्लस ये कितने बचे हैं, 3 इंटू 2 इज 6 टाइम्स ऑफ RT एंड 5 प्लस 6 इज हाउ मच, 11 टाइम्स ऑफ RT। सो 11 RT इज अवर ऑप्शन, ऑप्शन सी हमें लिखना पड़ेगा। चलेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। A molecule consists of two atoms each of mass m and separated by distance d। तो यहां पर क्या कर लेता हूं मैं, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स है मेरे पास। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोला है। A molecule consists of two atoms each of mass m and separated by distance d। तो दो मॉलिक्यूल, हर एक का मास है m। सो ये मॉलिक्यूल है जिसका मास m है, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है इसका भी मास m है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। तो इतना डिस्टेंस हो गया, d डिस्टेंस से वो सेपरेटेड है। आगे, एट रूम टेम्परेचर द एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज E, देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज। तो बोला है कि एट रूम टेम्परेचर एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी होती है हम कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ I ओमेगा का स्क्वायर। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद हो रोटेशनल मोशन, तो उसमें हमने देखा था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ ऑफ I ओमेगा का स्क्वायर। सो एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को उन्होंने नाम दिया है E, और आपको पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब हमें ओमेगा पता करना है। सो आई कैन राइट E इज इक्वल टू हाफ ऑफ I ओमेगा का स्क्वायर। चलेगा। सो यहाँ पे देखिए ओमेगा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। अब दिक्कत क्या है, अगर आप ऑप्शन देखो तो यहाँ पे I कहीं मेंशन है क्या, नहीं है, तो हमें I की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। अब देखो, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज एन एक्सिस, तो ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है इट कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, और हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो चाहिए। जब ये रोटेट होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, तो ध्यान से समझना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर कोई पॉइंट मास है, मान लीजिए ये एक पॉइंट मास है और ये डिस्टेंस है स्मॉल r, तो हम लिखते हैं ना mr का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए दो मासेस है, राइट, वी हैव two masses which are situated at equal distance from the axis of rotation. In that case I can write here I is equal to 2 times of m into r का स्क्वायर, एंड r की वैल्यू क्या होगी, r is nothing but d by 2, क्योंकि total distance of separation is d, so I am simply writing 2 times of m into r is d by 2 का whole square, so this would be 2 m d square divided by 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिला है md स्क्वायर बाय 2। तो चलो इसको रख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में। सो वी हैव 2 टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाय md का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल 4, एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। चलो ओमेगा क्या हो जाएगा फिर, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाय md का स्क्वायर। अब भैया 4 बाहर आ जाएगा तो बचेगा 2, d स्क्वायर बाहर आएगा तो बचेगा d, एंड वी हैव अंडर रूट ऑफ E बाय m, एंड दिस इज अवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 2 by d अंडर रूट ऑफ, यस ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर एट विच एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस will be same as that of an electron of charge E accelerated through a potential difference V volt is। अब देखो ये पार्ट जो है आपका अभी तक हुआ नहीं है, कौन सा, कि चार्ज E को अगर हम एक्सेलरेट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लो हमारे पास दो प्लेट्स हैं, इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। कैसे आया होगा निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, तो मान लो इसको मैंने किसी बैटरी से अटैच करके रख दिया है, राइट। अब ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसके कारण क्या होगा, इस पर्टिकुलर प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन, अभी फिलहाल मैं एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, एंड व्हाइल मूविंग फ्रॉम निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट इट विल कवर सम डिस्टेंस। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन किसके कारण आया है,
तो बैटरी के कारण है ना, जिसने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो हम कहते हैं ना भैया, पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, माई वर्क डन इज नथिंग बट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। फिलहाल यहाँ पर चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का, E इंटू कैपिटल V इज नथिंग बट माई वर्क डन, और वर्क डन ही क्या होता है, एनर्जी। और ये एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस हियर, E इज इक्वल टू EV, E इज इक्वल टू EV। ये है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब आगे क्या बोला है देखिए, द टेम्परेचर एट विच एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब भैया हमें ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल इज हाउ मच इट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ केबीटी, ये हम जानते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उन्होंने बोला है ऑफ अ गैस will be same as that of an electron of charge E accelerated through a potential difference V volt is। अब यहाँ पे गैस कौन सी है हमें नहीं बोला है, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होते हैं वो गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं, मोनो एटॉमिक या डायटोमिक। अगर सिर्फ गैस बोला है तो हम उसको आइडियल गैस कंसिडर करेंगे, और आइडियल गैस के अजम्पशन में हमने बोला था कि ईच मॉलिक्यूल इज अ टाइनी स्फीयर, दैट मीन्स मोनो एटॉमिक गैस होती है। सो द फॉर्मूला वुड बी 3/2 kBT, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये हो गया पहली चीज। और दूसरी चीज क्या बोले हैं, यही काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, राइट, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू energy associated with that electron when it is accelerated through potential difference V, so I can write this is as EV। तो चलो फॉर्मूला रखो, 3/2 kBT is equal to EV। तो यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है, सो T इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ EV डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ KB। अब KB की जगह सिर्फ KB यूज करते हैं, तो इसी फॉर्मूले को हमें ढूंढना है, हमारा कौन सा ऑप्शन है। सो 2 टाइम्स ऑफ EV अपॉन 3, यस ये डी ऑप्शन देखिए, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 3 टाइम्स ऑफ K चलेगा। सो दिस इज अवर आंसर। ये क्वेश्चन आप फिर से एक बार कीजिए, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। फिलहाल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपका हुआ नहीं है, तो नया कॉन्सेप्ट लग सकता है, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की ऑलरेडी डेफिनेशन है जो हमने 10 तक पढ़ी है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसके हेल्प से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी of n molecules of a gas is E1। so average kinetic energy of n number of molecules, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ kinetic energy per n number of molecule is given by E1। the kinetic energy of electron accelerated from rest through a potential difference of V is E2। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V इज नथिंग बट माई काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, जिनको इन्होंने क्या बोला है, E2 बोला है। देन द टेम्परेचर एट विच E1 बिकम्स इक्वल टू E2, वो कौन सा टेम्परेचर होगा जब E1 E2 जितना होगा। सो पहले लिख लो E1 इज एक्जैक्टली इक्वल टू E2। अब सबसे पहली बात, E1 क्या होता है, E1 इज योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ KBT चलेगा। E2 क्या दिया है, E2 इज योर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है, तो कौन सी गैस है पता है क्या, ऑफ अ गैस, ऐसे अ गैस ही बोला है, कोई स्पेसिफिक गैस नहीं मेंशन की है, तो हम कंसीडर करेंगे आइडियल गैस, एंड आइडियल गैस इज अ मोनोएटॉमिक गैस, दैट्स व्हाई इट हैज 3/2 kBT विल बी इट्स एनर्जी इक्वल टू EV। क्या पूछा है, वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच E1 वुड बी इक्वल टू, और आंसर में देखिए n यूज हुआ है, n कहाँ से आएगा, यहाँ से आ सकता है। देखिए मैं लिख रहा हूँ 3/2 KB इज वॉट, R अपॉन Na is what, मोनोएटॉमिक जो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, Na मल्टीप्लाइड बाय T इज इक्वल टू EV। सो आई कैन राइट दिस T इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E इंटू V इंटू Na डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ R। अब अगर आप ऑप्शन देखो तो यहाँ पे n सफिक्स a नहीं यूज हुआ है, सिंपली n इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उन्होंने यूज किए, तो na के बजाय हम n ही यूज करेंगे। सो t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ EV n डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ R। कौन सा ऑप्शन है 3 टाइम्स ऑफ R, एक ये है और एक ये है, वी हैव टू फाइंड 2VNE, यस ये, तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या नहीं है,
2 का मल्टीप्लिकेशन इन न्यूमरेटर अब्सेंट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलेगा। अब यहाँ तक हमने क्या किया है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसके पहले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अच्छे से समझा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मेयर्स रिलेशन जो है उसको डिराइव करने वाले हैं। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।